नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। खबर दिन भर मेरी नज़र, आज आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम। इसमें मैं हर बार आपको दिन भर की खबरों का अपडेट देता हूं, साथ में उसमें अपनी कुछ टिप्पणियां बताता हूं। आज मैं पिछले 2 से 3 दिन के ऊपर हुई घटनाओं के बारे में एक ब्यौरा देने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरे देश में ऑक्सीजन हो, साथ में दवाइयाँ हों, इंजेक्शन हो, बेड हो, हॉस्पिटल हो, इसके अलावा मरीजों के परिजन को लाने ले जाने के लिए या मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस हो, इन सब पर काला बाजारी चल रही है। बड़ी तेज़ी से भ्रष्टाचार चल रहा है और ऐसे में शहडोल जिला मुख्यालय भी पूरी तरह लिपट गया है। यानी कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि जहाँ पर लगा कि हाँ, यहाँ पर केसेस नहीं हैं, पर कुछ दिन पहले जबलपुर में बहुत बड़ा नकली इंजेक्शन का एक भंडाफोड़ हुआ। कई सारे लोग उसमें पकड़े गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद से संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं वहाँ गए और वहाँ की जानकारी ली और उस पर बहुत बड़ी बात कही। साथ में मैं आज आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि हम बाज़ार से दवाइयाँ खरीदते हैं, हम बाज़ार से इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं अपने घरों के लिए, वो कितने कारगर हैं। उनमें से एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, जबलपुर में हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और कहा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने इसे जानवरों से भी बदतर बताया। बोले जानवर तो फिर भी ठीक है, ऐसा काम करने वाले जानवरों से भी बदतर हैं। इसके अलावा अभी ये घटनाएं थमी नहीं थी कि शहडोल जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना हो गई। वो घटना ये थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें नर्स सहित 2 युवक और साथ में एक और व्यक्ति लिप्त पाए गए और इनको जिला पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया और उनके गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, साथ में 6,50,000 रुपये नगद उनको वहाँ पर से बरामद हुए। मैं आपको बता दूं कि आपदा के इस दौर में कुछ लोग इंसानियत को शर्मसार करने वाला कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल मेडिकल कॉलेज में आया। यहाँ काम करने वाली एक नर्स सुषमा साहू गंभीर संक्रमित कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन उन्हें न लगाकर चोरी छिपे अपने 2 सहकर्मियों को देती थी। मेडिकल कॉलेज में ही संविदा कर्मी दीपक और उज्जवल परेशान मरीजों के परिजन से सौदा करते और चुराए गए रेमडेसिविर महंगे दामों में बेच देते थे। मेडिकल कॉलेज के सामने ही अमित फार्मा दवा दुकान का संचालक उन्हें ग्राहक उपलब्ध कराता था। यानी कि 25,000 में इंजेक्शन खरीदने के बाद भी जब एक युवक अपने परिजन की जान नहीं बचा पाया, तब उसने इसकी शिकायत की और पुलिस को इन दलालों की सूचना दी। पुलिस ने भी फिर ग्राहक बनकर इन लोगों से मिली और रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस को जब वो देने को तैयार हो गए तो पुलिस ने नर्स और उसमें साथ शामिल 2 युवक मेडिकल स्टोर संचालक को धर दबोचा और इनके पास से 6,50,000 नगद और 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 5 मोबाइल जब्त किए। इस घटना की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता दिशेंद्र विश्वकर्मा ने कवर की और मैं आपको बता दूं कि इतना होने के बाद भी अभी ये चीज़ें थमी नहीं। पता नहीं और कौन कौन से कालाबाजारी की चीज़ें हमको सुनने को मिल जाए। और इन सब बातों को लेकर आज कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरोलकर ने सभी जितने कर्मचारी थे, साथ में सभी का कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, सेवाएं समाप्त कर दी और उनका लाइसेंस जब्त कर लिया। ये घटना जब हुई है, मैं आपको सबसे पहले, इससे पहले कि आप कोई और बात करूं, सबसे पहले मैं आपको सुना दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर जो जबलपुर में बात हुई थी उस पर उन्होंने क्या कहा। उसके बाद मैं फिर आपके इसी मुद्दे पर फिर बात करता हूं। रेमडेसिविर का मसला देश भर में आज उछला है और ना केवल इसमें जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा है उस पर पता नहीं विशेष कृपा बात रही है। कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में
जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर राजका की कार्रवाइयाँ हुई है, ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी, इतना सुनने के बाद भी किसी के कान में जू नहीं रहेंगी और सब अपना काम करते चले गए। एक और घटना मैं आपको बताता हूं। यहां पर शहडोल जिले की ही ये घटना है, ऐसे हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं। एम्बुलेंस जो है, वैसे तो देखने पर आपको एम्बुलेंस की तरह लगती है, उसमें सारे स्टिकर लगे होंगे, ऊपर सायरन लगा होगा, हूटर लगा होगा, सब कुछ लगा होगा। और उस एम्बुलेंस की जब जांच पड़ताल की गई तो बॉबी ट्रेवल्स का एक व्यक्ति पकड़ा गया, सुनील लांबा, शहडोल का ही है, जिसने लॉकडाउन में उनकी टैक्सियां चल नहीं रही थी तो उसने क्या किया कि आपदा का अवसर बनाकर अपनी लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके और ग्राहकों को ऊंचे दाम पर, जो मरीज के परिजन थे उनको ऊंचे दामों पर, अनाप शनाप दामों पर उनसे सौदा करता था और मरीज के परिजन लाने ले जाने में उसको उपयोग करने लगे, जबकि वो गाड़ी टैक्सी परमिट पर है, पर उसको एम्बुलेंस बना दिया गया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की आवाजाही कम हो गई तो शहडोल के बॉबी ट्रेवल्स के संचालक ने अवैध कमाई करने का नया रास्ता ढूंढ लिया। सामान्य टैक्सी चालकों में गाड़ियों में एम्बुलेंस का स्टिकर लगाया, हूटर लगाया, ब्लिंगर लगाया, उसे एम्बुलेंस बना दिया। इन अवैध एम्बुलेंस को सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ा कर दिया गया। हायर सेंटर के लिए रेफर मरीजों के परिजनों से इस टैक्सी संचालक द्वारा अनाप शनाप पैसे वसूले जा रहे थे। शिकायत होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर टैक्सी संचालक बॉबी उर्फ सुनील लांबा को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इसी आरोपी द्वारा चलाई जा रही एक अवैध एम्बुलेंस में 2 दिन पहले आग लग गई थी, जिसके बाद उसमें सवार कोरोना संक्रमित मरीजों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। इस रिपोर्ट को भी हमारे लिए हमारे शहडोल संवाददाता दिशेन विश्वकर्मा ने कवर किया। इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी जो लोग मरीज के परिजन हैं या मरीज खुद अब अस्पतालों में जाने से डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं। और ये घबराहट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर दूसरे घर में कोरोना मरीज है, पर वो लोग सोचते हैं कि हम घर के अंदर ही अपना इलाज करा लें। एक और घटना मैं आपको बताता हूं। ये मैं सबसे पहली घटना बताया इंजेक्शन के बारे में, यानी दवाइयों की कालाबाजारी। दूसरी घटना एम्बुलेंस की कालाबाजारी, और तीसरी एक और एम्बुलेंस से ही जुड़ी घटना है। मानपुर जिले की घटना है, दर्दनाक घटना है। आज जब आप खुद इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मेरे साथ चल रहा है, आप उसको देखना शुरू करिए। ये जो 3 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर जा रहे हैं। ये कोई आम घटना नहीं है। देखने में तो 3 व्यक्ति सवारी करते हैं, पर यह आम घटना नहीं है। ये घटना इतनी बुरी है जिससे दिल दहल जाता है। जब इनसे पूछा गया कि ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं और इस समय कैसे जा रहे हैं, तो उसने बताया कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो चला रहा है, पीछे जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है वो बीच वाले व्यक्ति को सहारा दे रहा है, और जो बीच वाला व्यक्ति सहजीवन नाम का व्यक्ति है वो मृत हो चुका है, मर गया है। यानी इस घटना से पूरा दिल दहल गया। मैं खुद जब आपको ये समाचार बता रहा हूँ, उसके पहले जब मैंने समाचार देखा तो बिल्कुल मुझे अजीब सा लग रहा है कि हमारी मानवीयता इतनी मर गई है। और इस घटना के जिम्मेदार कौन है, और अभी तक किसी ने इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। और लोगों का कहना यह है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है तो हम कहाँ से दें। लानत है ऐसे लोगों पर। मौत के खरीदार बने बैठे हो आप। अभी वो व्यक्ति अगर 50,000 रुपये आपको देता है या 25,000 रुपये देता है तो आप उसको एम्बुलेंस लाकर दे देते, क्योंकि वो गरीब है, तड़प कर मृत्यु हो चुकी है, उसके अलावा उसकी कोरोना जांच नहीं हुई। क्या नाम है? खत्म हो गया। सहजन कोल व्यापार से लेकर एम्बुलेंस तो नहीं मांगे हैं सर, का यहाँ वाहन नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस के लिए वाहन नहीं है।
इसको क्या बीमारी हो गई थी? पेट जल रहा था। कितने टाइम लेकर आए थे? और वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, आप इस वीडियो में देखिए कैसे उसके दोनों पैर रस्सी से बांधकर बाइक में बांधे गए, जिससे उसका पैर घिसटे नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और परिजन उसको बाइक से अपने गांव ले जाने को मजबूर हैं। यानी इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े अधिकारीगण, किसी के पास इतना वक्त नहीं कि एक मौत को जो ढो रहा है उसके लिए थोड़ा सा तो वक्त निकाल लें, उसको कम से कम सुविधा तो मुहैया करा दें। हम बातें करते हैं कि हम 40 करोड़ रुपए की वैक्सीन ला रहे हैं, हम इतने करोड़ रुपए का ऑक्सीजन ला रहे हैं, हम इतने करोड़ रुपए के बेड लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हमारे कागजों पर दिख रहे हैं, पर ये आम आदमी जो घिसट रहा है उसकी जवाबदारी किसकी है? और इस पर जब हमारे संवाददाता ने शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज़ाद बहादुर सिंह से बात की तो उन्होंने पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर थोपा, साथ ही स्वास्थ्य अमले को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी है हमारे खुद की है, हमारे नेताओं की है, जिसको जनता चुनकर 5 साल के लिए सरकार भेजती है। आइए सुनते हैं उनका ये बयान। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की शासन व्यवस्था में जो इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में कल की घटना सामने आई, पतौर निवासी सहजन कोल मानपुर मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द की शिकायत से अपने परिजनों के साथ पहुंचा। वहां डॉक्टर के अभाव में, डॉक्टर उपलब्ध न होने की स्थिति में, इलाज के अभाव में उसकी तड़पते हुए परिसर में मृत्यु हो गई। यह भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की और सेवाओं की पोल खोलता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मंत्री के रूप में सुश्री मीना सिंह, शिवराज सिंह जी कैबिनेट में बड़ी दबंग महिला मंत्री हैं, उनके क्षेत्र की ये घटना है। लगभग 15 सालों से वह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में उसकी मृत्यु होने के पश्चात वह जब मानपुर से पतौर जाने की स्थिति हुई तो ना एम्बुलेंस मिल सका, ना सवाहन। यूं कहा जाए कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने इतना भी काम नहीं किया कि आम जनों को सवाहन तक उपलब्ध हो सके। साथियों, जिस तरह से शहडोल में आज रेमडेसिविर की कालाबाजारी की स्थिति सामने आई, इससे ये लगता है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से व्यवस्थाएं लचर हैं। जबलपुर में इसी तरह से रेमडेसिविर का नकली जखीरा पाया गया। इस नकीले जखरे से न जाने इंदौर और भोपाल में, जबलपुर में कितनी मृत्यु हुई। ऑक्सीजन के अभाव में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, चाहे मंत्री के प्रतिनिधि या विधायक के प्रतिनिधि, बेड की कालाबाजारी करते पाए गए। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं न कहीं ये कालाबाजारी करने वाले, माफियागिरी करने वाले, लोगों को लूटने वाले इस आपदा काल में इनके तार जुड़े हुए हैं। इस तरह से माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है इस माफिया राज को। मैं ज़्यादा न कहते हुए इस बात आप सबके सामने लाना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, आज जब मानपुर में यह दर्दनाक घटना हुई और उस घटना के बाद उसे सवाहन, उस मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के न सवाहन मिल सका, न एम्बुलेंस, उसे अपने परिवारजन मोटरसाइकिल में बांधकर, रस्सी से बांधकर ले गए। कितनी दर्दनाक परिस्थिति है। सोचिए साथियों, यदि ये तमाम यहाँ के रसूखदार लोगों के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। एक गरीब परिवार के साथ हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की सेवा भावना है और सेवा सुविधाएं हैं। इस पर आज सबको, हम सबको सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी सोचना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ और सुलभ करें। तो आपने सुना कि आज़ाद बहादुर सिंह ने किस तरह एक एक बात को इसमें इंगित किया है। एम्बुलेंस की बात भी उन्होंने की, एम्बुलेंस संचालक ने किस तरह से धोखाधड़ी की। मेरा कहना यह है कि अगर हम इंसान हैं तो कम से कम इतना तो हमारे अंदर कोई भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक आवाज़ तो आती होगी।
कि ये काम हम ना करें, आज उस गरीब की हम मदद कर दें। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग रोज अखबारों में लिखते हैं, रोज आपके मोबाइल सेट पे आते होंगे, रोज जगह जगह लोग भाषण दे रहे हैं कि सत्य की खोज में चलिए, अच्छा बनिए, अच्छा इंसान बनिए, भगवान की पूजा करिए, गरीबों की मदद करिए। ये है उसका उत्तर। ऐसे गरीबों की मदद करिए। अरे किसी गरीब की मदद मत करो, पर उसको स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो तो मुहैया कराओ। और भारत सरकार ने जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया तो क्या विज्ञान में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं आती हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं किनारे चली जाती हैं। बहुत दुख होता है इन सब बातों को सुनकर। एक और घटना मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो है पल्स ऑक्सीमीटर का, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? घरों में लाते हैं ऑक्सीजन लेवल, और साथ में अपना बीपी या पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स का चेकिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं। सामान्य से दुकानों में 500 रुपये से लेकर 5000, 10,000 जो भी उसकी कीमत है उसके हिसाब से मिल जाते हैं। इस समय उसकी भी कालाबाजारी हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर उसको बेच रहे हैं। इस पर आप देखिए कि पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर खाने के लिए जो भजिया बनाई जाती है वो रखी गई है, और धीरे धीरे इसका ऑक्सीमीटर का नंबर देखिए, इसका रीडिंग देखिए, 90, 106, 2 ऐसे आ रहा है। धीरे से घट भी रहा है, धीरे से आ भी रहा है। यानी कि ये किसी भी चीज़ का पल्स मीटर निकाल ले रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसमें कुछ भी डालिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे इक्विपमेंट्स पर हम कब तक भरोसा करते रहेंगे? कब तक हमारी सरकार हमें छलावा करती रहेगी? कब तक हम जिंदा होकर भी मरे हुए लोगों के समान व्यवहार करते रहेंगे? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब भी जाग जाइए। जिंदगी महामारी की चपेट में आ चुकी है, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। आप देखिए कि नदियों के किनारे शव की लाइन लगी हुई है, यानी कि अब उनको जलाने की फुर्सत नहीं है, अब लोग नदियों में शव बहा दे रहे हैं, पर वो भी शव धीरे धीरे नदी की धारा के साथ तट के किनारे आ जा रहे हैं। और इन पर सरकार का कहना यह है, वहाँ की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनका कहना यह है कि ये शव हमारे द्वारा तो नहीं बहाए गए, या हमारे इलाके में तो ऐसा नहीं किया गया। अरे आपके इलाके में किया गया हो या किसी इलाके में किया गया हो, ये कृत्य जिसने भी किया है वो किस मजबूरी में किया है, इसकी तो जानकारी लेनी चाहिए। तो शहडोल में जो घटनाएं हो रही, जबलपुर में जो घटनाएं हो रही, भोपाल में जो घटनाएं हो रही, पूरे देश में जो घटनाएं हो रही, उन सब से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे माफिया के खिलाफ, ऐसे कालाबाजारी वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे उनकी रूह कांप जाए। और समाज के ठेकेदारों को भी ये देखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई करें, वरना ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि लोग अब मरने की कगार पर आ गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम जिएं या दूसरों की जान बचाएं। जिनके परिजनों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं वो परेशान हैं, जिनके लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही वो परेशान हैं। महीनों हो गए, मैं अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ, महीने हो गए उन्हें हॉस्पिटल, ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे एक मित्र नीरज सिंह चौहान की। लगातार उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता चला गया और उनको भर्ती किया गया, फिर थोड़ा सा रिकवर हुए, फिर भर्ती किया गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन लग चुके हैं उनको। आज वो ऑक्सीजन लेवल उनका गिर गया और उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, यानी अब अंतिम दाव खेला जा रहा है उनके साथ। क्या ऐसे ऐसे कई सारे नीरज सिंह चौहान इस देश में हैं जो पड़े हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी इलाज में लापरवाही हो रही है और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हम दावा करते हैं कि मरीजों को मोटिवेट करें, कॉल सेंटर से फ़ोन जा रहे हैं हमारे पास, या और आप जैसे कई लोगों के पास क्या फ़ोन आए हैं किसी के पास कि आप स्वस्थ हैं, आप नहीं हैं, आपके घर में कोई ऐसा है? कुछ नहीं आ रहा है। कागजों में दावा किया जा रहा है कि दिन भर कॉल सेंटर से फ़ोन किए जा रहे हैं, लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, होम आइसोलेशन वालों के लिए पूछा जा रहा है, न कहीं दवाएं मिल रही, न कहीं किट मिल रहा है। आज आप बताइए कि शहडोल ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल 2 जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। इतनी लाखों जनता का आपको वैक्सीनेशन करना है, मात्र 2 जगह पर वैक्सीनेशन हो रहा है।
कैसे लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे? आप उसमें आरोग्य सेतु ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई ऐप ही नहीं खुल रहा है, 1 सेकंड में भर जा रहा है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं, हम इतने करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं, पता नहीं कि इनका वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे सामने तो जितने लोग दिख रहे हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वो सब तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो झूठ को कागज में मत उतारिए, कागजों से बाहर आइए, ज़मीन में आइए और खुद चल कर देखिए कि हमने 5 साल के लिए जिनको चुना है वो लोग हमारे कितने साथ हैं, और अगली बार क्या हमको इन्हें चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। और अगर हमने इनको जिम्मेदारी दी है और ये हमारी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन सभी सवालों के साथ मैं आज आपको यहीं पर छोड़ता हूं। अपना ध्यान रखिए और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। कोविड महामारी किसी की सगी नहीं है, न तो वो भगवान देखती है, न वो इंसान देखती है, न वो गरीब देखती है, न वो अमीर देखती है। सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आगे भगवान ही बचा सकता है हमको, क्योंकि मेडिकल के भरोसे तो अब रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ जहाँ मेडिकल की बातें होती हैं वहाँ वहाँ परेशानियाँ दिख रही हैं। तो हम केवल उस ईश्वर को याद करें, उसी के पास कुछ हल होगा तो हमें देगा। बाकी तो अब इंसानों के पास शायद कुछ नहीं बचा है। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिए और सभी लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।